सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसा हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक चल रहा है, उसमें हमने कल चट्टान यानी कि रॉक्स को कंप्लीट कर लिया था, सही है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो। और दोस्तों, कल एक लड़के का मैसेज आया था व्हाट्सएप पर, उसने कहा था कि सर ज्वालामुखी स्टार्ट कर दें, तो इसलिए आज टॉपिक हमारा ज्वालामुखी रहेगा। और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ज्वालामुखी क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी क्या होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, ये मान लेते हैं अर्थ सरफेस है, ठीक है ना। यानी कि हमारा भूपटल है, हमारा भूपटल है दोस्तों ये। तो इसमें क्या होता है, और यहाँ पर ये मैग्मा चैम्बर है, ठीक है। ये मैग्मा भरा हुआ है, इसको हम मैग्मा कहेंगे, है ना। ये है दोस्तों मैग्मा, ठीक है। अब ये मैग्मा इस प्रकार से बाहर निकलता है ना। ये भूपटल को तोड़ करके बाहर निकलता है, और ये लगभग इस प्रकार से जब फैलना स्टार्ट होता है, तो ये जो पाइप है, इसको ही कहते हैं दोस्तों ज्वालामुखी। सही है ना। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैंने आपको समझाया ना, मैप के आधार पर समझाने की कोशिश की है दोस्तों। इसको, ये जो मैग्मा है, ये मैग्मा जिस छिद्र के या जिस रास्ते के द्वारा बाहर आता है या धरातल पर आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। लिख लेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, वह प्राकृतिक छिद्र रास्ता छिद्र रास्ता, इसको रास्ता भी कह सकते हैं ना। वह प्राकृतिक छिद्र रास्ता जिससे होकर जिससे होकर मैग्मा मैग्मा धरातल पर या बाहर आता है, तो उसी को दोस्तों हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी कहेंगे, सही ना। अब इसमें दोस्तों ज्वालामुखी शुरू करने से पहले इसमें कई सारी परिभाषाएं हम देख लेंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें बीच में मिलते हैं, उनको हम सबसे पहले आज उन्हीं को देख लेंगे, सही है ना। तो आज हम उन्हीं को देख लेंगे। तो हमने देखा कि ज्वालामुखी क्या है, तो वह रास्ता या दरार या छिद्र है जिससे होकर मैग्मा धरातल से बाहर आता है, ठीक है ना। जिससे होकर मैग्मा धरातल से बाहर आता है दोस्तों। केवल मैग्मा ही नहीं आता है इसमें, मैग्मा के साथ साथ में जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं, उसके साथ में जो पदार्थ होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, धूल राख गैस वगैरह होती हैं, वो सब आती है। लेकिन मैग्मा इसमें सबसे ज़्यादा मेन होता है, इसीलिए मैग्मा ही मैंने खाली लिखा है, ठीक है। आप लोग ध्यान देना इसका। इसमें पिघली हुई चट्टानें हो सकती हैं, कंकड़ पत्थर हो सकती है, गैसें भी हो सकती हैं, सही है। इसके बाद में इसको दोस्तों ज्वालामुखी भी कहते हैं, या इसको ज्वालामुखी नली, क्या कहते हैं दोस्तों, इसको ज्वालामुखी नली भी कहते हैं। इसको ज्वालामुखी या ज्वालामुखी नली भी कहते हैं, सही है ना। तो ये दोनों एक ही हो जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों क्या होता है, जैसे ये ज्वालामुखी इस प्रकार से होगा, और कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर ये जो मेन है छिद्र है ना, जहाँ से ये ज्वालामुखी फट रहा है, तो ये इस प्रकार से वो निकलने लगती है गैसें,
है ना। फिर इसमें से इस प्रकार से निकल जाएंगी, यहाँ से ऐसे इस प्रकार से निकलने लगेगा लावा, मैग्मा, है ना। तो इसी को ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। इनको क्या कहेंगे दोस्तों, इनको कहेंगे ज्वालामुखी शंकु, है ना। इनको कह देंगे ज्वालामुखी शंकु, सही है। तो ज्वालामुखी शंकु क्या हो जाएगा, छोटा ज्वालामुखी का छोटा रूप, है ना, या इसको छोटा ज्वालामुखी भी कह देते हैं, है ना। इनको क्या कहते हैं, नहीं, छोटा ज्वालामुखी नहीं कहेंगे, ज्वालामुखी शंकु ही कहेंगे, सही है। तो इसमें एक दो शब्द और हैं, उनको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। एक है पायरोक्लास्टिक पदार्थ, एक शब्द आता है, मैं यहां पर लिख दूंगा दोस्तों, पायरोक्लास्टिक, पायरोक्लास्टिक पदार्थ, ये क्या होते हैं। पायरोक्लास्टिक पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों, इनको समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है कि कभी जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो भूपटल के टूटने से, है ना, तो जो अर्थ सरफेस होता है हमारा, ये वाला, है ना, ये जो अर्थ सरफेस होता है, तो ये यहाँ से टूटा है ना। जहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो अर्थ सरफेस या हमारा भूपटल टूटता है ना। और जब वो टूटता है तो उसके साथ में बहुत सारे कंकड़ पत्थर बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो जो कंकड़ पत्थर बाहर आते हैं उन्हीं को कायरोप्लास्टिक, पायरोक्लास्टिक पदार्थ कहते हैं, सही है। तो ये क्या होते हैं, इनको लिख लेंगे, ज्वालामुखी उद्गार के समय, इस प्रकार से लिखेंगे, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूपटल या धरातल के टूटने से, धरातल या भूपटल के टूटने से विभिन्न प्रकार के, टूटने से विभिन्न प्रकार के कंकड़ पत्थर, इन कंकड़ पत्थरों को ही क्या कहते हैं दोस्तों, पायरोक्लास्टिक पदार्थ कहा जाता है, सही ना। इन्हीं जो भूपटल के टूटने से कंकड़ पत्थर आते हैं ना, इन्हीं को पायरोक्लास्टिक पदार्थ कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक शब्द आता है लैपिली, है ना, एक शब्द आता है लैपिली। लैपिली क्या होता है, यही पत्थर, कंकड़ पत्थर, है ना, जब 4 से 32 mm के होते हैं, या इनका जो आकार है वो मटर के दाने से और अखरोट के बराबर, अखरोट के बराबर हो जाता है ना। तो इन्हें लैपिली बोला जाता है, सही है। यही कंकड़ पत्थर, ये कंकड़ पत्थर जब 4 mm से लेकर 32 mm तक होते हैं, है ना, 4 mm से 32 mm तक जब इनका आकार होता है, यानी कि मटर के दाने से लेकर अखरोट तक के बराबर, इतने मोटे, है ना, तो तब इनको लैपिली बोला जाता है, सही ना। तब इनको लैपिली कहा जाता है। और जब इनका व्यास, जब इन पदार्थों का व्यास, कंकड़ पत्थरों का व्यास, जब इन कंकड़ पत्थरों का व्यास 32 mm से ज्यादा हो जाता है ना, जब इनका आकार 32 mm से ज्यादा हो जाता है, इन्हीं कंकड़ पत्थरों का आकार, तब इन्हें बम कहा जाता है।
ठीक है ना, तब इन्हें बम कहा जाता है। तो दोस्तों कुछ और एक दो और ऐसे ही शब्द हैं जिनको हम देख लेंगे, ऐसे यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं आपको सभी एग्जाम में, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, नेट जेआरएफ का हो, या कोई वनडे एग्जाम हो, यहाँ तक कि पीसीएस प्रीलिम्स में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन अवश्य मिल जाएंगे। सही है, तो इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। सही है, तो बम जब 32, यही कंकड़ पत्थर जब 32 mm से ज्यादा मोटे हो जाते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, बम कहा जाता है ना। इसके बाद में दोस्तों एक शब्द आता है लहर। लहर यहां देख लेंगे, या इसको वेव कहते हैं, है ना। ये क्या होता है, देखो जब ये लावा निकलता है ना तो ये इस प्रकार से बहता है आगे, है ना, इस प्रकार से बहता है। तो बहते हुए लावा को लहर कहते हैं, लिख लेंगे, बहते हुए लावा को लहर कहते हैं। सही ना, लहर किसे कहते हैं, बहते हुए लावा को लहर कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक शब्द आता है टफ। टफ देख लेंगे, टफ ये क्या होता है दोस्तों, क्या होता है कभी कभी जो लावा होता है ना, जो लावा होता है वो ठोस हो जाता है ना, जो लावा होता है वो ठोस हो जाता है। ये है दोस्तों लावा, ये ठोस हो गया है ना। जब लावा ठोस हो जाता है, निक्षेपित होकर, जब लावा निक्षेपित होकर ठोस हो जाता है, सही है, तो उसी को क्या कहते हैं, टफ कहते हैं। लिख लेंगे, निक्षेपित ठोस लावा या जमे हुए लावा को, है ना, ये जम जाता है ना, या जमे हुए लावा को, लावा को टफ कहते हैं। फिर दोस्तों एक शब्द और है ब्रेशिया। एक शब्द आता है दोस्तों ब्रेशिया। ब्रेशिया क्या होता है दोस्तों, ब्रेशिया क्या होता है, जब ये लावा ठोस होता है ना, जम जाता है, और इसमें कहीं कहीं कंकड़ पत्थर इस प्रकार से मिलते हैं, है ना, इस प्रकार से जब कंकड़ पत्थर मिलते हैं तब इसको ब्रेशिया कहा जाता है। सही है ना, तो लिख लेंगे, जमे हुए लावा या निक्षेपित ठोस लावा में, है ना, जगह जगह पायरोक्लास्टिक पदार्थ जब धसे होते हैं तब इन्हें ब्रेशिया कहा जाता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, जमे हुए ठोस लावा में जब पायरोक्लास्टिक पदार्थ, जब पायरोक्लास्टिक पदार्थ धसे हों तब इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्रेशिया कहा जाता है ना। जब ये पायरोक्लास्टिक पदार्थ हैं, ये वाले क्या है, पायरोक्लास्टिक पदार्थ हैं, ये है पायरोक्लास्टिक पदार्थ, ठीक है। और जब ये पायरोक्लास्टिक पदार्थ नहीं थे तो ये क्या था, टफ, है ना, ये टफ था। और जब ये पायरोक्लास्टिक पदार्थ इसमें आ गए तो ये ब्रेशिया बन गया, है ना।
तो इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे इसको, इसका एक तरीका और है, मैं आपको बता देता हूँ। जमा लावा, ये तो हो गया टफ, है ना, प्लस पायरोक्लास्टिक पदार्थ बराबर ये हो गया ब्रेशिया। सही, जमा हुआ, खाली जमा हुआ लावा, तो इसको हम क्या कहेंगे, खाली जमे हुए लावा को हम कहेंगे टफ, और टफ प्लस ये पायरो प्लास्टिक पदार्थ बराबर हो गया ब्रेशिया। सही है। इसके बाद में आता है दोस्तों प्यूमिस, एक शब्द आता है प्यूमिस, एक शब्द आता है दोस्तों प्यूमिस। ये क्या होता है, जिस वक्त दोस्तों लावा, जिस वक्त लावा ठंडा होने की प्रक्रिया में होता है, जब वो धरातल से निकलता है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और जब वो बाहर आ जाता है, धरातल पर आ जाता है, तो वो जब ठंडा होता है तो उसमें गैसें रह जाती हैं, कभी कभी उसमें कुछ गैसें रह जाती हैं, और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो गैसें निकल जाती हैं, तो उस लावा में छिद्र हो जाते हैं। ऐसे जमे हुए लावा को जिसमें केवल छिद्र हो, सही है ना, उसको कहते हैं प्यूमिस। सही है दोस्तों। तो ऐसी चट्टानें जिसमें अनेक छोटे छोटे छिद्र हों, है ना, ज्वालामुखी लावा से निर्मित, इस प्रकार से लिखेंगे, ज्वालामुखी लावा से निर्मित ऐसी चट्टानें जिनमें छिद्र हों, जिनमें छोटे छोटे छिद्र हों, उन्हें क्या कहते हैं, प्यूमिस कहते हैं। सही है ना दोस्तों, उन्हें प्यूमिस कहते हैं। दोस्तों आज के लिए हम क्लास में इतना ही रखेंगे। ये ज्वालामुखी से संबंधित कुछ शब्दावलियां थी, है ना। आज हमने क्या देखा है, कुछ शब्दावलियों का हमने आज अध्ययन किया है दोस्तों, देखी हैं। यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, सही ना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब से। आप इन सबको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, और जिसकी समझ में जहाँ जो कुछ ना आए, मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, आप लोग उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सही है ना। मैं कोशिश करूंगा पूरी आप लोगों को समझाने की अच्छे से, और भी ज़्यादा किसी और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो आज के लिए दोस्तों हम इतने रखेंगे। कल आने वाली जो कल की हमारी क्लास होगी दोस्तों, मैं बता दूं, उसमें हम लावा और मैग्मा ये क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है, अंतर, और ये क्या है ना, इनमें अंतर क्या है और ये क्या है, हम इस चीज को कल देख लेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि सब लोगों को हमारी फ्री में चल रही क्लासों का लाभ मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।